सीज फायर की और शांति वार्ता की एक बार फिर बात उठी है। टॉक 2.0 भी कहा जा रहा है। वो 16 तारीख को हो सकता है और वेन्यू हो सकता है इसका तुर्की की राजधानी इस्तांबुल। इस्लामाबाद टॉक पूरी तरह से फेल होने के बाद में ट्रंप ने साफ कर दिया कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट से अब जहाज नहीं गुजरेंगे। मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है इसमें पाकिस्तान जो है इसको एक स्कोप के तौर पर देख रहा है। आपको ये लगता है पाकिस्तान को कि अगर हमने ये कर दिया तो भारत को हम बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह का क्राइसिस इस समय देखा जा रहा है, क्या ईरान और क्या अमेरिका अपनी अपनी शर्तों पर लिबरल होंगे? जो मिडिल ईस्ट के तमाम देश हैं, ठीक है, वहां पर जो है उनके सामने सिचुएशन इस समय ईरान ने ये छोड़ी है कि आप या तो हमारे होकर के रहिए या फिर अमेरिका को वहां से एकदम दखल कर दीजिए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की नाकेबंदी हो गई है और सीज फायर की जो बातचीत थी वो इस्लामाबाद टॉक पूरी तरह से फेल होने के बाद में ट्रंप ने साफ कर दिया कि भाई हॉर्मुज स्ट्रेट से अब जहाज नहीं गुजरेंगे। उन्होंने साफ किया कि ईरान के जहाज जो यहां से गुजर रहे थे उनसे इनको आय मिल रही थी और उसकी का पैसा ये इस्तेमाल करके अमेरिका से जंग लड़ रहे थे, इसलिए भाई इसको अब हम ब्लॉक कर रहे हैं। इसके बाद में अमेरिका के जंगी जहाज वहां पर पहुंचे, कई सारे फाइटर जेट वहां पर पहुंचे और कहा जा रहा है कि उसको हमने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इसी बीच सीज फायर की और शांति वार्ता की एक बार फिर बात उठी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को जिनेवा में या फिर पाकिस्तान में एक बार फिर दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता हो सकती है, जबकि जेडी वेंस ने इसके पहले बहुत ही सख्त बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अब ये गेंद ईरान के पाले में है, वो चाहे आए और चाहे ना आए हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिए थे जिससे लग रहा था कि शायद ईरान और अमेरिका के बीच की बातचीत सीज फायर की लेकर जो हो रही है वो राम खटाई में पड़ गई है और इससे एक बार फिर पूरी दुनिया में वैश्विक जो एनर्जी को लेकर संकट बढ़ा है, सबकी चिंताएं हो रही। लेकिन एक बार ये खबर आई कि शायद बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, और जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उनकी तरफ से सीरियस इनिशिएटिव इसमें लिया जा रहा है और जिस तरीके से वो खुल करके अब सामने आए हैं और ऐसा लग रहा है कि तुर्की अब चाहता है कि इस जंग का अब अंत हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जो इनिशिएटिव जो है एर्दोगन की तरफ से लिए जाने शुरू हुए विनीत, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस जंग को जल्दी समाप्त नहीं किया गया तो इसका खामियाजा पूरा विश्व भुगतेगा और इसका ट्रेलर 40 दिन की युद्ध के दौरान जो है पूरी दुनिया देख भी चुकी है। अब जो एक नई चर्चा यहां पर खड़ी हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि ये नई वार्ता की शुरुआत जो है, जिसको टॉक 2.0 भी कहा जा रहा है, वो 16 तारीख को हो सकता है और वेन्यू हो सकता है इसका तुर्की की राजधानी इस्तांबुल। अच्छा, हालांकि अभी ये दूर दूर की चर्चाएं हैं। इसके अलावा जिनेवा इसमें एक नाम है, इस्लामाबाद भी एक नाम है कि वहां पर ही जो है दूसरी बैठक का भी आयोजन किया जाए। हालांकि औपचारिक तौर से ना तो अभी अमेरिका ने और ना ही ईरान ने इसकी कोई पुष्टि की है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मिस्र है, तुर्की है, ओमान है, जिस तरीके से अब सीरियसली इसको ले रहे हैं और उनकी तरफ से जो प्रयास शुरू किए गए हैं विनीत, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है इसकी भयावहता को दुनिया के तमाम देश बहुत करीब से महसूस कर रहे हैं। उनको साफ इस बात का इल्म हो चुका है कि अगर जंग रुकी नहीं तो ये एक बहुत बड़े खतरे का की जो है शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल राम, आप बिल्कुल जिस खतरे की आप एनर्जी संकट अगर पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, आईटी कंपनियों की भी वहां पर जो आप देखिए स्टॉक मार्केट चरमरा रहा है, मतलब पूरे वैश्विक ये रिसेशन जैसा बिल्कुल हालात बनते चले जा रहे हैं। और अगर ये युद्ध आगे चलता है तो निश्चित रूप से भारत भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है और बाकी साउथ एशिया के देश भी इससे प्रभावित है। मैं एक चीज समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने इसकी टॉक की शुरुआत की थी, लेकिन हम इसमें एंट्री आप एर्दोगन की बता रहे हैं, आप इसमें मिस्र और दूसरे देशों का भी नाम यहां पर लिया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान का जो पूरा एजेंडा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है? क्या अभी भी वो इसके मीडिएटरशिप में है? क्योंकि उसके पास में कोई ठोस एजेंडा ऐसा नहीं था कि जिसमें दोनों देश राजी होते। उसमें जो इंटरनल रिपोर्ट्स जो आई वो यही कह रही थी कि भाई पाकिस्तान जो मीडिएटर कंट्री होता है वो हमेशा एक ऐसा रोल राम निभाता है कि आप 50% आपको मनाएगा, 50% हमको मनाएगा, उसके पास में बीच का ऐसा रास्ता होता है। लेकिन पाकिस्तान पर जो रास्ता था वो पूरा का पूरा अमेरिका का था। अमेरिका ने जो उनको बता दिया, रटा रटाया, और उन्होंने बोला ईरानी जो आए थे लोग डेलीगेशन, उन्होंने साफ इसको खारिज कर दिया। यहां पर देखिए विनीत, बात यहां पर सिर्फ पाकिस्तान के जो है मीडिएटर बनने की नहीं है, बात यहां पर एक और तरह की है। बात यह है कि जब पाकिस्तान एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुआ था, ईरान ही वो देश है जिसने पहली बार एक देश के तौर पर उसको मान्यता दी थी। बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान और ईरान के संबंध जो है बहुत बेहतरीन रहे थे। हालांकि बीते कुछ दशकों में जो है किस तरीके से दोनों के संबंधों में बिगाड़ आया वो भी दुनिया ने देखा।
अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों की गतिविधियों को अगर हम देख लें, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो कहीं ना कहीं इस तरह के प्रयासों में जुटा हुआ है कि जो उसके पुराने मित्र थे उनके साथ में उनकी मित्रता और गहरी हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, इसमें पाकिस्तान जो है इसको एक स्कोप के तौर पे देख रहा है। स्कोप किस तरीके से कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बेहतर हों, ताकि वहां से उसको जो फंडिंग्स पहले होती रही हैं वो तमाम तरह बराबर, के फायदे हाँ, उसको मिल चलती जाए। रहे। इसके अलावा ईरान के साथ में जो उसके संबंधों में बिगाड़ आया था पीछे, तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाए, जो कि हुआ भी। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब अब्बास अरागची ने खुल करके पाकिस्तान का नाम लिया और कहा भी है कि उनकी उनकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल फिर यही उठता है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह का क्राइसिस इस समय देखा जा रहा है, क्या ईरान और क्या अमेरिका अपनी अपनी शर्तों पर लिबरल होंगे? क्या वो थोड़े से उस पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी उनकी दिखाई देगी? अगर नहीं दिखाई देती है विनीत, तो मुझे ऐसा लगता है कि तनाव जो है शीर्ष पर पहुंचेगा। क्योंकि यहां पर बात देखिए क्या है, जेडी वेंस की तरफ से ये कहा गया था कि झुकना आपको ही पड़ेगा। ईरान ने 3 प्रमुख शर्तें थोप दी थी। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि लेबनान के ऊपर अटैक्स ना किए जाएं, हूती को टारगेट ना किया जाए। हम चाहते हैं कि जो अरबों की संपत्ति इस समय ईरान की जिसके ऊपर अमेरिका का कब्जा है, उसको जो है मुक्त किया जाए। इसके अलावा एक और प्रमुख मांग थी कि न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट है उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अगर ईरान इस पर इसी तरीके से अड़ा रहेगा, तो अमेरिका क्या झुकने को तैयार है? अमेरिका के सामने सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वो जो है खुद को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बताता है, जो कि वो है भी। तो यहां पर खुद से युद्ध छेड़ना और फिर खुद ही झुक जाना, ये कहीं अमेरिका कभी भी इस बात को गवारा नहीं करेगा। कभी भी अमेरिका इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि वो किसी ऐसी स्थिति में आए कि वो कुछ शर्तों को इनकी माने। और यहाँ जेडी वेंस का एक ताजा बयान है यहाँ पर, एक फॉक्स न्यूज में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि जिस तरह का दबाव इस समय अमेरिका ईरान के ऊपर बना रहा है और जिस तरीके से ईरान के का जो ट्रेड है वो जिस तरीके से बाधित हो रहा है, तो इस समय ईरान को मान करके चलिए कि वो घुटने पर है। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान बेशक से इस बात को जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन ईरान की तरफ से हमें पेशकश आई है। ईरान चाहता है कि बातचीत हो। तो यहां पर मुझे रिसेंबलेंस समझ नहीं आ नहीं रही। नहीं, मुझे एक चीज ये नहीं समझ में आ रही कि एक तरफ तो पाकिस्तान इतना बड़ा दावा कर रहा है, दूसरी तरफ सऊदीया को हेल्प मदद करने के लिए वहां पर कह रहा है कि हम आपको फाइटर जेट और ये सब आपकी सिक्योरिटी करेंगे। आप ईरान से सऊदी अरब का 36 का आंकड़ा है हमें, तो ये कॉम्बिनेशन क्या है कि एक तरफ शांति वार्ता हो रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम सऊदी अरब की रक्षा करेंगे। भाई आप दोनों के बीच में एक डील है, वो दुनिया जानती है। लेकिन ये अंदर खाने कुछ और रिपोर्ट। विनीत देखिए आप क्या है सारी बात की, एक रिपोर्ट ये भी है जी, राम की, जो कई अंग्रेजी अखबारों में छप रही है कि भाई इनको ईरान से कहा गया है कि 5 साल तक संवर्धन। ईरान ने कहा कि हम भाई 5 साल तक मान जाएंगे, न्यूक्लियर यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेंगे। लेकिन जेडी वेंस की तरफ से कहा गया है कि नहीं, इसको 15 या 20 साल तक बढ़ाइए। तो ये भी एक अड़चन बातचीत जो सीज फायर के बीच में ये भी आ रही है, ऐसा भी कुछ। देखिए देखिए जहां तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात है, तो युद्ध शुरू होने से पहले ही और खामेनेई के मारे जाने से पहले ही विदेश मंत्री जो है ईरान के अब्बास अरागची, उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि जो परमाणु हथियार का जो एलिगेशन हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, हम एक इस्लामिक स्टेट है और परमाणु हथियार हमारे लिए पूरी तरीके से हराम होता है और हम इसकी तरफ कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये बात एडमिट थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि हम जो है अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को जो है कम करने की दिशा में विचार करेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बात तो पहले से ही उनकी तरफ से एडमिट थी। तो यहां पर अब जो गतिरोध इस चीज के ऊपर बन रहा है, मुझे लग रहा है कि इस बात को जबरदस्ती मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से अब यहां पर आपने पाकिस्तान का जो जिक्र किया है कि वो एक तरफ सऊदी अरबिया से जो है साठगांठ कर रहा है, वहां पर जो है अपने 13,000 सैनिकों को भेज रहा है, वहां पर फाइटर जेट भेज रहा है अपने, और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी कोशिश कर रहा है कि बात बन जाए, वहां अमेरिका को सब भी साधने की कोशिश कर रहा है। असल में क्या है कि ये पाकिस्तान जो है अपने आप को इस समय जो है एक मजबूत धुरी के तौर पर दुनिया के सामने स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी खोई हुई साख को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे में कितना दम है, कि हमने विश्व की सबसे बड़ी ताकत को भी अपनी जमीन पर बुला लिया, न्योता दिया और फिर उनके बीच में जो है सुलह कराने की हमने कोशिश की। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को आप 3-3, 4-4 देशों के साथ में एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एकदम एडवर्स कंडीशंस में। तो क्या मौजूदा हालात में आप ऐसा कर पाने की स्थिति में हैं?
अगर मैं बहुत लेमन टर्म में कहूं, क्या आपकी इतनी औकात है कि आप ऐसा कर पाए? क्योंकि इस दुनिया जानती है कि आप जो है अमेरिका के टट्टू रहे हैं, अमेरिका आपको अपनी उंगलियों पर नचाता रहा है, ईरान जो है आपको जो है टारगेट पर रखता रहा है। कारगिल वॉर के दौरान जो है ईरान ही वो देश था जिसने भारत को इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया था, सैटेलाइट सिस्टम के जरिए जो है हिंदुस्तान का सपोर्ट किया था। बिल्कुल। आप वो देश हैं जिसने कई बार कश्मीर मामले में ईरान ने हमारा यूएन में सपोर्ट बहुत किया बार, है, कई बार। ऐसा हाँ, कई बार ऐसा तो और यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल इस समय पाकिस्तान के बीच में है, जो दो बड़ी चक्कियों के बीच में पिस सकता है, ये है चाइना और अमेरिका। चाइना के साथ में इनका जो है जो ट्रेड है इनका जो है ना, इसके अलावा जो है अमेरिका के साथ भी इनकी सारी बातें चल रही हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस समय पूरी तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में फंसा हुआ है। या तो वो अमेरिका के साथ में अपनी बात बना ले, उसके साथ मित्रता को मजबूत कर ले, या फिर चीन के साथ जो पुरानी दोस्ती है उसको कायम रखे। दोनों को एक साथ यहां पर साधना इस मुद्दे पर, जबकि दोनों ही राइवल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन दो चक्कियों के बीच में पाकिस्तान बहुत बुरी तरह पिस सकता नहीं है। पिस रहा है, इसका सीधा सीधा अंदाजा आप उनकी बौखलाहट जो है कई बयानों से साफ तौर पर झलकती है। और दूसरी चीज बिल्कुल सही बात है कि एक तरफ तो आप चीन को अपना सबसे जिगरी यार बताते रहे हो, अमेरिका और चीन की किसी से छुपी नहीं है कि भाई कितनी बड़ी राइवलरी इधर ईस्ट बनाम वेस्ट की है, और चाइना जो है उसमें खड़ा सबसे पहले खड़ा है। तो आप जो है ऐसी स्थिति में दोनों से आप मित्रता करना चाहते हो, ताकि आपको ये लगता है पाकिस्तान को कि अगर हमने ये कर दिया तो भारत को हम बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हालात ये है कि आपके पास ना तो कोई एजेंडा है, ना तो कोई ऐसी पॉलिसी है, ना ही आपके पास में कोई ऐसा प्रस्ताव है कि आप दोनों को एक मेज पर लाके और सीज फायर करा सको। तो अब विनीत, यहाँ पर एक बात मैं और थोड़ा सा add-on करना चाहूंगा। जो यहाँ पर नेगोशिएशंस की बात है और जो पीस टॉक 2.0 की जो बात यहाँ पर उठी है, अब यहाँ पर सवाल यह है कि कौन कौन से मुद्दे इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मुद्दा है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन है, बिल्कुल, हाँ। ये प्रमुख मुद्दा रहेगा यहाँ पर। इसके अलावा जो अमेरिका से एक्सपेक्टेशंस हैं ईरान की, कि वो जो है खाड़ी के तमाम देशों से जो है बैक करे और वहां से जितने भी इसके एयरबेस वगैरह हैं वहां से वो उसको डिसबैंड कर दे पूरी तरीके से। तो क्या अमेरिका इस बात को स्वीकार करेगा? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो जो है खोल दिया जाए। उस पर जो है ईरान अपनी पकड़ को कभी भी ढीली नहीं करना चाहता। अमेरिका वहां पर कोई स्कोप तलाश रहा है कि वहां पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वहां पर उसकी इन्वॉल्वमेंट हमेशा बनी रहे। ईरान कभी भी इस बात को टॉलरेट नहीं करेगा। क्या इस मुद्दे पर बात बन पाएगी? इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के तमाम देश हैं, ठीक है, वहां पर जो है उनके सामने सिचुएशन इस समय ईरान ने ये छोड़ी है कि आप या तो हमारे होकर के रहिए या फिर अमेरिका को वहां से एकदम दखल कर दीजिए। अगर अमेरिका की वहां पर गतिविधियां रहेंगी तो हम भविष्य में भी ठीक है, तो इस तरह की बातें वहां पर उसने इंडिकेट कर दी हैं। तो अब जब बातचीत की बेस पर दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या बात बन पाएगी? दूसरी बात यह कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस बार बार एक बात को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान का जो है बिजनेस पूरी तरीके से चौपट है, उसका ट्रेड हमने पूरा नाश कर दिया है और उसकी तरफ से हमें जो है ऑफर आ रहा है कि भाई बातचीत करो। ये ट्रम्प की भाषा बोल रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ईरान वही देश है जिस पर 2016, 17, 18 से जो है अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। ईरान की इकोनॉमी एकदम घुटने पर आ गई है। इसके बावजूद ईरान वो देश है जो टूटा नहीं, जिसने अपने आप को मजबूती से कायम रखा। तो अमेरिका अगर ये बातें रख रहा है तो क्यों नहीं ईरान इसकी तस्दीक कर देता है? बिल्कुल, ठीक है, तो ये बातें लगातार विवादों में बनी है। ये विवाद किस तरीके से सुलझता है? क्या बम गोली बारूद ही इसका एकमात्र जो है समाधान हो सकता है? अगर यही समाधान होगा तो इसकी परिणति क्या होगी? इसको बहुत गंभीर, अगर जो स्थिति की हम बात कर रहे हैं कि अगर ये युद्ध यहीं पर नहीं थमा और बातचीत अगर होती है हॉर्मुज पर, यूरेनियम पर, न्यूक्लियर पर, ये सब बातें जो मैटर है। दूसरी चीज है कि लेबनान जो है इस बार सेंटर में रहा, क्योंकि लेबनान पर साफ कहा था कि भाई इधर पे हमले करना आप बंद कर दो। इजराइल कभी नहीं चाहता कि ऐसी कोई पीस टॉक दोनों के बीच में हो पाए। रशिया उधर दूसरी देश में इन्वॉल्व है, रशिया पूरी तरह से हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, चाइना पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो अगर आप इसको, ये केवल 3 देशों का एक युद्ध नहीं है, अगर आप इसको महायुद्ध की संग हम थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं कह सकते, लेकिन उससे कम भी नहीं है और स्थितियां चारों तरफ फैलती जा रही है। अगर ये युद्ध यहीं पर नहीं थमा तो इसके परिणाम पूरी दुनिया को राम भुगतने पड़ेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, अपनी राय भी आप लिख करके हमसे शेयर कर सकते हैं। आपकी हर एक कमेंट को हम पढ़ते हैं और ये जो युद्ध है जो कि भावी विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है,
क्या वाकई दुनिया उस ओर जा रही है? क्या वाकई ये खतरे सिर उठा रहे हैं? आपको क्या लगता है? लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर भेजें। देखते रहे नवभारत टाइम्स।